नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। दिन भर स्कूल की झाई झाई से थक कर माधवी उसी भवन की ऊपरी मंजिल पर बने अपने कमरे में पहुंची। काम वाली को चाय बनाने को कहकर सोफे पर पसर गई। चाय पीकर वह थकान मिटाना चाहती थी, यूं कि इस समय उसका मन किसी से बात करने का बिल्कुल नहीं था। इसीलिए ऊपर आते समय मेन गेट में वह ताला लगा कर आई थी। अभी मुश्किल से 2-3 मिनट ही हुए होंगे कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। घंटी को सुनकर उसे यह तो लग गया कि ट्रंक कॉल है, फिर भी रिसीव उठाने का मन न हुआ। उसने सोचा कि काम वाली से कहकर फ़ोन पर मना करवा दे कि घर पर कोई नहीं। तभी घंटी बंद हो गई। एक बार रुककर फिर बजी। वह खींच कर उठी और टेलीफोन का खोंचा उठाकर कान से लगाया। फ़ोन जबलपुर से उसकी ननद का था। माधवी ने जैसे ही हेलो कहा, उसकी ननद बोली, भाभी तुम जल्दी आ जाओ, माँ बहुत याद कर रही है। माँ जी को क्या हुआ? माधवी ने हड़बड़ा कर पूछा। लगता है अंतिम समय है, ननद जल्दी में बोली, तुम्हें देखना चाहती है। अच्छा कहकर माधवी ने फ़ोन रख दिया। घड़ी में देखा 4 बज रहे थे। जबलपुर के लिए ट्रेन रात को 10 बजे थी। माधवी ने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन कर 2 बर्थ बुक करने को कहा। वह पहले माधवी के साथ ही रहा करती थी। माधवी के पति राघव 3 भाइयों में दूसरे नंबर के थे। बड़े बेटे की नौकरी तबादले वाली थी। तीसरा बेटा बंटी अभी बहुत छोटा था। राघव की भोपाल में BHIL में स्थायी नौकरी थी। माँ अपने छोटे बेटे को लेकर राघव के साथ भोपाल में ही सेटल हो गई थी। लेकिन यह साथ ज़्यादा दिन न चला। 3 साल बाद ही एक सड़क दुर्घटना ने राघव की जान छीन ली। माधवी को BHEL से कुछ पैसा ज़रूर मिला, पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली। सास ने परिस्थितियों को भापा और बंटी को लेकर बड़े बेटे के पास चली गई। माधवी ने पति के मिलने पैसे से एक मकान खरीदा, कुछ लोन लेकर दूसरी मंजिल बनवाई, खुद ऊपर रहने लगी और नीचे एक स्कूल शुरू कर दिया। पति की मौत के बाद माधवी की सारी दुनिया अपनी बेटी और स्कूल में सिमट गई। पहले तो सास से माधवी की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी, पर धीरे धीरे काम की व्यस्तता से यह अंतर बढ़ने लगा। माधवी की ससुराल मानो छूट गई थी। जेठ और देवर ने फ़ोन पर हालचाल पूछने के अलावा कोई और सूद नहीं ली। मकान, ज़मीन, जायदाद या दूसरी पारिवारिक संपत्तियों में हिस्सेदारी तो दूर, किसी ने यहाँ तक नहीं पूछा कि कैसे गुजारा कर रही है या स्कूल कैसे चल रहा है। इस अपेक्षा के बाद भी माधवी को कहीं न कहीं अपनों से एक स्नेहिल स्पर्श की उम्मीद होती, सहानुभूति और विश्वास से भरे 2 शब्द की चाहत होती। अपने काम और उपलब्धियों पर शाबाशी की अपेक्षा तो हर व्यक्ति करता है, किंतु माधवी की जिंदगी में यह सब कुछ नहीं था। उसे खुद रोना था और खुद चुप हो जाना था। माधवी ने अपनी छोटी सी दुनिया बहुत मेहनत से बनाई थी। एक दिन भी इससे बाहर रहना उसके लिए मुश्किल था। उसने कई बार बाहर जाकर घूमने का मन बनाया, पर ना जा सकी। आज जाना ज़रूरी था, क्योंकि सास की हालत चिंताजनक थी और उन्होंने उससे मिलने के लिए बुलाया भी था। ट्रेन ने सुबह 6 बजे जबलपुर उतारा। वह बेटी को लेकर प्लेटफॉर्म पर बने लेडीज़ वेटिंग रूम में गई। वहीं तैयार हुई और बेटी को भी तैयार किया और जेठ जी के घर फ़ोन मिलाया। फ़ोन जेठानी ने उठाया। बातचीत में ही जेठानी ने अस्पताल का नाम पता बताते हुए कहा, हम सब भी घर से रवाना हो रहे हैं। माधवी को जेठानी के मन की बात समझते देर न लगी, इसीलिए वह स्टेशन के बाहर से ऑटो पकड़कर सीधे अस्पताल पहुंची। उस समय डॉक्टर राउंड पर थे। अंततः कुछ देर उसे बाहर ही रुकना पड़ा। डॉक्टर के जाने के बाद माधवी भीतर पहुंची। सास को ड्रिप लगी थी। ऑक्सीजन की नली से सांस चल रही थी। गले के कैंसर ने भोजन पानी की नली को रोक कर रख दिया था।
उनकी जबान भी उलट गई थी। वह केवल देख सकती थी और इशारे से ही बातें करती थी। पिछले 4 दिन से यही हालात थे। लगता था अब गई तब गई। माधवी ने पास जाकर उनकी हाथ छुआ। पसीने की और चिपचिपाहट से उसे अजीब सा लगा। उसकी नज़र बालों पर गई तो लगा महीनों से कंघी ही नहीं हुई है। होती भी कैसे? वह पिछले 6 माह से बिस्तर पे जो थी। माधवी ने आवाज़ दी। उन्होंने आंखें खोली तो देखकर लगा कि पहचानने की कोशिश कर रही है। मैं हूँ माँ जी, माधवी। आपकी पोती को लेकर आई हूँ। सुनकर उन्हें संतोष हुआ। फिर हाथ उठाया और इशारे से कुछ कहा तो माधवी को लगा कि शायद पानी मांग रही है। माधवी ने पूछा, पानी चाहिए? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। माधवी ने पानी का गिलास उठाया ही था कि वहाँ मौजूद परिजनों ने उसे रोक दिया। कहा, डॉक्टर ने ऊपर से कुछ भी देने के लिए मना किया है। माधवी का हाथ रुक गया। उसने विश्वता से सास की ओर देखा। सास ने माधवी की बेबसी समझ ली थी और समझती भी क्यों नहीं। पिछले 4 दिन से यही तो वह समझ रही थी। हर अंग तुंग से वह पानी मांगती। आग तुक पानी देने की कोशिश भी करता, किंतु वहां मौजूद डॉक्टर और नर्स रोक देते थे और माँ जी को निराश होकर पानी आंखें मूंद लेनी पड़ती थी। सास की इस बेबसी पर माधवी का मन भर आया। तभी ननद ने कहा, छोटी भाभी, आप घर जाकर कुछ आराम कर लें। रात भर का सफ़र करके आई हैं, थकी होंगी। पहले माधवी ने भी यही सोचा था, किंतु सास की हालत देखकर उसका मन जाने का न हुआ। वह बोली, नहीं, ठीक हूँ। माधवी वहीं रुक गई। मन हुआ कि उनके पैर दबाएं। माधवी ने जैसे ही कंबल हटाए, दुर्गंध उसकी नाक को छू गई। उसने थोड़ा और कंबल सरका कर देखा तो बिस्तर में काफ़ी गंदगी थी। माँ जी के प्रति यह उसका दूसरा अनुभव था। इससे पहले माधवी के हाथ में चिपचिपाहट और बालों में बेतरतीब लटें देख चुकी थी। माधवी को अब समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि सास का बचना मुश्किल है। तमाम रिश्तेदार भी इस हकीकत को जान गए थे, इसीलिए सारे लोग खबर लगते ही पहुंच चुके थे। गले के कैंसर में ऑपरेशन जोखिम से भरा होता है। उसमें भी यदि सांस नली को लेने वाला ट्यूमर हो तो जोखिम 100% तक हो जाता है। माधवी का मन माँ जी के प्रति करुणा से भर गया। उसे ग्लानि इस बात की थी कि यदि माँ जी को मरना है तो क्यों उनकी इच्छाओं को मारकर और उन्हें गंदगी में पटक कर मौत की प्रतीक्षा की जा रही है। क्या हम उन्हें एक स्वस्थ और अच्छा माहौल नहीं दे सकते? वह जानती थी कि एक उम्र के बाद बड़े बूढ़ों की बीमारी में केवल बेटे बेटी या बहुएं ही कुछ कर सकती हैं। उनके अलावा कोई नहीं और कुछ नहीं कर सकता। नौकरों के काम तो केवल औपचारिक होते हैं। यहाँ तो सज्जनों के पास समय नहीं था। यदि था भी तो इच्छा शक्ति का अभाव और अहंकार आड़े आता था। लोग आते, हालचाल पूछते, डॉक्टरों और नर्सों से बात करते, बैठकर अपनी दिनचर्या की व्यस्तता गिनाते और चले जाते। माधवी का मन हुआ कि फौरन डिटॉल के पानी से माँ जी को नहला दे, पर कमरे में जेठ, नंदोई और दूसरे पुरुषों की मौजूदगी देखकर वह चुप रह गई। दोपहर को देखभाल करने वाले तमाम पुरुष चले गए। जेठानी भी मेहमानों के खाने का इंतजाम करने के लिए घर जा चुकी थी। कमरे में माधवी, ननद और देवर बंटी के अलावा कोई न बचा। माधवी ने मन ही मन कुछ निर्णय लिया और वार्ड बॉय को आवाज़ लगाकर गुनगुना पानी, डिटॉल और स्पंज लाने को कहा। वह खुद नर्स के पास जाकर एक कैंची मांग लाई और सबसे पहले माधवी ने कैंची से माँ जी के सारे बाल काटकर छोटे छोटे कर दिए। साबुन के स्पंज से सिर साफ किया और कपूर का तेल लगाया। फिर शरीर पर स्पंज किया। सूखे साफ तौलिए में से बदन पोंछा और हल्के हाथ से हाथ पाँव में तेल की मालिश कर दी। साफ और धुले कपड़े पहना दिए। बिस्तर की चादर और रबड़ बदली। पाउडर छिड़का, सारे कमरे का फर्श धुलवाया। अब माँ जी में ताजगी झलक उठी थी। माधवी शाम तक वहीं रही।
यद्यपि माजी के बाल काटना किसी को पसंद नहीं आया, पर माधवी ने जिस लगन के साथ साफ सफाई की थी, यह बात सारे रिश्तेदारों को पसंद आई। वे माधवी की सराहना किए बिना रह न सके। हाँ, बाल काटने पर जेठ के तीखे शब्द जरूर सुनने को पड़े। माधवी ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और ननद के साथ घर आ गई। अगले दिन सुबह 9 बजे माधवी अस्पताल पहुंची और थोड़ी देर बाद ही फिर सफाई में जुट गई। दोपहर को माजी ने पानी मांगा। माधवी ने डॉक्टर की हिदायत का हवाला देकर कहा, आप ठीक हो जाइए, फिर खूब पानी पी लीजिएगा। पर इस बार माजी नहीं मानी। उन्होंने इशारे से ही हाथ जोड़े और ऐसा संकेत किया मानो पाँव पड़ रही है। माधवी से रहा न गया। उसके आंसू बह निकले। उसने बिना किसी की परवाह किए कप भर पानी माजी को दे दिया। ननद और जेठानी दोनों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सारा पानी गले से नीचे उतर गया, जबकि कैंसर से गला पूरी तरह अवरुद्ध था। पानी भीतर जाते ही माजी को मानो नई जान आ गई। उनमें कुछ चेतना सी दिखी और चेहरे पर हंसी भी। जेठानी और ननद दोनों ने कुछ कुछ बातें भी की। अब आप जल्दी ही अच्छी होने वाली हो, देखिए गला खुल गया। तभी माजी ने इशारा करके फिर कुछ मांगा। माधवी ने पानी और दूसरी चीज़ें के नाम बताए तो उन्होंने सभी वस्तुओं को इनकार कर दिया। माधवी ने पूछा, दूध? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। माधवी ने तुरंत दूध मंगाया। इस बार जेठानी ने सख्ती से मना किया और कहा, पानी तो ठीक है, पर दूध बिना डॉक्टर से पूछे ना दो। पर माधवी को जाने कौन सा जुनून सवार था कि उसने बिना किसी की परवाह किए माजी को उसी कप में दूध भी दे दिया। दूध भी गले से नीचे चला गया। माजी के चेहरे पर एक अजीब सी संतोष उभरा। उन्होंने इशारे से बेटे बेटियों को बुलाया। बाकी तो वहाँ थे, जेठ और बंटी नहीं थे। उन्हें भी टेलीफोन करके घर से बुला लिया गया। माजी ने पहले जेठ का हाथ ननद के सिर पर रखवाया, फिर माधवी को बुलाया और फिर बंटी को। उन्होंने माधवी का हाथ पकड़ा और बंटी का हाथ माधवी के हाथ में देकर उसकी ओर कातर निगाहों से देखने लगी, मानो कह रही हो, अब मेरे बेटे का तुम ही ध्यान रखना। माधवी का मन भर आया, आंखों में नमी छलक आई। उसने कहा, आप चिंता न करें, बंटी मेरे बेटे की तरह है। फिर उसने निगाह बंटी की ओर फेरी तो उसने अपनी ओर देखता हुआ पाया। भीतर से माधवी का मात्र तत्व उमड़ पड़ा। तभी माजी के हाथ से माधवी का हाथ छूट गया। माधवी चौंकी। उसने माजी की ओर गर्दन को एक ओर लुढ़काते हुए देखा। कमरे में सभी चीख पड़े, माजी! जेठ माधवी की ओर देखकर दहाड़े, तूने मार डाला माँ को, आखिर क्यों पिलाया पानी, क्यों दिया दूध? माधवी को कुछ न सूझा। वह सहमी सी बुत की तरह खड़ी रही। रह रह कर उसे माजी के संकेत याद आते रहे। उसने सोचा था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। यदि माजी की मौत करीब थी तो उन्हें क्यों भूखा प्यासा मारने दिया जाए? लोग तो घर से बाहर किसी को भूखा प्यासा नहीं जाने देते, तब जिंदगी के इस महाप्रयाण पर वह कैसे माजी को भूखा प्यासा जाने देती? वह मौजूद महिलाएं रोने लगी। जेठानी का बड़बड़ाना जारी था। माधवी से सुना न गया। वह बाहर की ओर चल दी। अभी वह दरवाजे के करीब ही आई थी कि उसने दोनों हाथों को किसी ने छुआ। उसने देखा कि उसके दाएं हाथ की उंगली देवर बंटी ने और बाएं हाथ की उंगली बेटी नीलम ने पकड़ रखी थी।